प्यारे बच्चों, आज के इस दूर के कार्यक्रम के अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन का क्या तरीका था। 1919 के एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसके अंतर्गत प्रांतों में एक प्रकार की विचित्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसे कि द्वैध शासन का नाम दिया गया। इस व्यवस्था की प्रेरणा यदि हम ढूंढने का प्रयास करें तो इंग्लैंड की जो राउंड टेबल थी उसके तहत ये मिली। इसमें उनकी ये सोच थी कि कार्यकारी उत्तरदायित्व दिए बिना निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार प्रदान करने के परिणाम भयावह हो सकते हैं। ये उनकी एक तरह की इसके प्रति सोच थी। और भारत के बारे में उनकी ये धारणा थी कि यहाँ सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया जाना बहुत ही जरूरी था। इस विभाजन में दो अलग अलग भागों के तहत दो अलग अलग स्रोतों से शक्ति प्राप्त करने की एक इसमें व्यवस्था थी कि सत्ता के इस विभाजन को कार्टिस ने डायरकी अर्थात द्वैध शासन कहा। डायरकी शब्द की उत्पत्ति दो यूनानी शब्द और जिसके अंतर्गत शासन दो और शासन की संधि से ये बनाया। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में, जिनको कि हम रक्षित एवं हस्तांतरित के रूप में कह सकते हैं, के अंतर्गत किया। रक्षित विभागों में सभी जो महत्वपूर्ण विषय थे, जिसके अंतर्गत हम पुलिस, जेल, कानून एवं व्यवस्था, समाचार पत्र, सिंचाई, अकाल एवं राहत, जलमार्ग एवं खान, उद्योग, विद्युत विभाग आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत ऐसे विभागों को सम्मिलित किया था जो कि कम महत्वपूर्ण के रूप में जाने जाते थे। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि एवं आबकारी तथा पशु चिकित्सा विभाग आदि, जो कि कम उनकी दृष्टि में कम महत्वपूर्ण के थे, इस सूची के अंतर्गत रखे गए। इसमें प्रांतीय कार्यपालिका को भी दो पृथक पृथक भागों में बांटा गया। रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर एवं इसकी कार्यकारिणी के द्वारा संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया। इस कार्यकारिणी में अधिकतर सदस्यों की संख्या 4 रखी गई और छोटे प्रांतों में ये 2 तक सीमित थी और इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता था। लेकिन ये गवर्नर की इच्छा के पर्यंतर रहते थे। गवर्नर कभी भी उनको हटा सकता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं उसके द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा चलाया जाने की इसमें व्यवस्था थी। मंत्रियों की संख्या इसमें निश्चित नहीं थी और मंत्रियों का कार्यकाल भी इसमें कोई निश्चित नहीं था। उनको कभी भी गवर्नर जनरल हटा सकता था। हम अनुमानित रूप में हम 3 और 2 के अनुपात में हम मंत्रियों की संख्या इसमें देख सकते हैं। ये जो मंत्री थे वो अपने कर्तव्यों के प्रति प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर मंत्रियों के परामर्श जो कि उनके द्वारा दिया जाता था उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। गवर्नर के पास विशेषाधिकार की शक्ति प्राप्त थी या उसके अंतर्गत निहित थी। प्रांतों के गवर्नरों को अपने निर्वाचित मंत्रियों एवं परिषद के निर्णयों की अस्वीकृत करने
का रहने की असाधारण शक्ति एक तरह से प्राप्ति। मोटे रूप में इस द्वैध शासन में शक्तियों का विभाजन दो रूप में किया गया, रक्षित एवं हस्तांतरित विषय। कुल मिलाकर के इसको हम राजनीति का एक नवीनतम प्रयोग कह सकते हैं। इसके क्या और गुण और दोष रहे, इसका विवेचन हम अगले अध्ययन में करेंगे। धन्यवाद।